जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है विमर्श, बिहार। मैंने आपको कहा भी था कि अब दिल्ली फतेह करने के बाद हमारा लक्ष्य सिर्फ बिहार और पश्चिम बंगाल है। और अब जैसे दिल्ली में हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने ये प्लान किया है कि हमको कुछ भी देना पड़ेगा तो जनता को हम दे देंगे, मगर ये गंदगी खत्म करेंगे। और वही अब बात विषय आ गई बिहार की। आप लोगों से अपील है, चैनल सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अपने कमेंट जरूर लिखें, आखिरी तक वीडियो देखें। अब इसमें विषय है कि ये कोई मीडिया नहीं बताएगा जितनी मीडिया आज जस्ट से मेरा एनालिसिस मैं बता रहा हूँ। और जो मैं एनालिसिस करता हूँ आप हमारे पिछले एनालिसिस में जाके देख सकते हैं कि मैक्सिमम सटीक अचूक बैठती है। अब ये अचूक एनालिसिस में जो करने जा रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया और प्रेशर में लाया किसको? नीतीश कुमार। पहली बार कहे कि पहली बार कोई भारी पड़ेला है। नीतीश कुमार के ऊपर मोदी जी भारी पड़ गए, क्योंकि 1 लाख करोड़ से अधिक का जो कंट्रीब्यूशन दिया है बिहार को, और जो मखाना बोर्ड बनाने के लिए अलग से वहाँ को बजट एलोकेट करके दिया। दूसरा, जो वहाँ की तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से रिन्यूएट करने के लिए अलग से फैसिलिटी, और बिहार में जो 2 एयरपोर्ट और गया को स्पेशल कॉरिडोर। अब गया में दुनिया के लोग आते हैं, मगर जो पिछड़ा हुआ बिहार है, अब वहाँ की जनता को एक ही संदेश बीजेपी देना चाहती है कि आपने 15 साल लालू को दिया और 17 साल समझो लालू को दिया, 17 साल नीतीश को दिया, 35 साल में आपको मिला क्या? वही पिछड़ापन, वही बाढ़, वही टूटी हुई सड़कें, वही वहाँ पे सारे प्रॉब्लम, वही पलायन। वहाँ पे आज भी 1-2% इंडस्ट्रीज है, जबकि उसके पीछे पीछे वाले राज्य आज फल फूल रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना हमेशा होती थी, मगर आज उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा सबसे बड़ा जीडीपी वाला राज्य बन गया। और वो भी जो महाकुंभ का आयोजन किया, ये तो कभी संभव ही नहीं था। मेरे संभव क्यों हुआ कि जब बिहार में जब यूपी में योगी और मोदी दोनों मिलो तो उपयोगी हुआ। तो अब आज अभी तक ये लोग जो डंका पीटते थे, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना के हिसाब से सारे लोगों को, चाहे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, सबको 1-1 मंत्री, 2-2 मंत्री बनवा दिया। अब इसको बनने के बाद और भी 50 करोड़ रुपया दे दिया, ये लो विकास करो। अब आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 100 से अधिक सीटें बिहार में जीत के आए, और उसके लिए आरएसएस एकदम ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जो भी बिहार के लोग हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूं, बिहार का चतुर्मुखी विकास तभी हो सकता है जब ये दोनों बीच बिचौलियों को हटाओगे। जैसा भ्रष्ट लालू है, वैसा ही नीतीश कुमार के यहाँ भी है कि 20-20 अलग अलग गिर गई पुलें, उसका जवाबदेह कौन होगा? आप शराबबंदी कानून लाते हो, मगर वहाँ पे नकली जहरीली शराब बेच के आज लोग मरते हैं, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट?
तो मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो एक तो जाति समीकरण भी सेट करेगी और उसके साथ ही सांस्कृतिक और विरासत की बात करेगी और डेवलपमेंट की बात करेगी। और जो डूबा, जो वहाँ पे पानी का सबसे बड़ी समस्या आती है कि वहाँ पे जो बाढ़ आती है, और वो बाढ़ को भी अगर कोई कंट्रोल कर सकता है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के माध्यम से, तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट ही कर सकती है। और इसका सिंडम अब दिखने लगा है। और एक तरफ, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जो शाख है वो कम होते जा रही है, बार बार पलटी मारने की वजह से। अब की बार कहीं ऐसा ना हो कि 20-22 सीट पे ही नीतीश कुमार आके सिमट जाए। और भारतीय जनता पार्टी की भी यही चालाकी है कि नीतीश कुमार को 100 से अधिक सीटें कभी नहीं देगी चुनाव में लड़ने के लिए। इससे ज़्यादा अगर उनको ये लगेगा कि मैं अंत में पलटी मारना है, वो पलटी मार भी सकते हैं। मगर ये जो लोगों को मंत्री बना के काम पे लगा दिया, तो इसका ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों अति पिछड़ों में एक संदेश दे दिया, जो कि नीतीश कुमार के कोर वोटर थे, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा और अन्य जातियों को जो मंत्री बना के भारतीय जनता पार्टी ने समावेशी जो कार्य किया है, इससे संदेश गया कि अब भारतीय जनता पार्टी पुरानी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये बिहार को विकास की तरफ ले जाएगी, बिहार का चतुर्मुखी विकास करेगी। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बिहार के लिए सोच सकती है। और इनका मकसद भी है कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसमें बिहार का कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। और इसीलिए मखाना बोर्ड के लिए अलग से फंड एलोकेट किया। और जिस हिसाब से अब नितिन गडकरी का वहाँ पदार्पण होगा, जिस हिसाब से वहाँ पे कॉरिडोर का निर्माण होगा, बहुमुखी सड़कें बनना शुरू हो जाएंगी, और जो पुल गिर रहे थे वो पुल गिरेंगे नहीं, फिर विकास ही विकास होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। ऐसे में अब दिल्ली की जनता की तरह बिहार के जनता को भी एक बार मन बनाना होगा कि अब लालू और नीतीश से अलग निकल कर आना होगा। अच्छा, इसकी डर देख के नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो कि पहली बार सामने आए, अब वो भी अभी तक शादी भी नहीं किए, 49 ईयर्स के, कभी पॉलिटिक्स में उनका कोई नाम भी नहीं जानता है। मगर अगर वो जाति, अब वो अगर परिवारवाद की बात करेंगे, अभी तक उन्होंने कहा कि मैं कर्पूरी जी के रास्ते पे चला और मैं भी परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया। वहीं हमारे सहयोगी 8-9 बच्चे पैदा किए और अपने परिवार के मोस्टली लोगों को लाके घुसा दिया। तो हम ऐसा नहीं करने वाले। अगर इस तरफ भी जाते हैं तो मुझे लगता है कहीं न कहीं नीतीश कुमार का यहाँ भी नुकसान होगा। और वहाँ पे कोयरी को एक तो मिनिस्टर बना दिए, दूसरे डिप्टी सीएम पहले से ही सम्राट चौधरी है, और तीसरा उनको अपने कोटे से राज्यसभा भेजकर भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश दिया था उपेंद्र कुशवाहा को कि हम कुशवाहा समाज के साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी एक्टिव हो गई है और लिस्ट बड़े बड़े लेकर, और मोदी जी ने अपने मुंह से नीतीश कुमार को लाडला कहा, तो वहाँ की जनता की भी एक मेंटालिटी, उसकी भी एक सहानुभूति भारतीय जनता पार्टी के पास आएगी। और आने वाले समय में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा हमें भी आभास हो रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।